हेलो। हेलो। वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आई विश यू ऑल वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास ये शुरू हुई है। स्पेशली दीज लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नेट एंड जेआरएफ, बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी and TGT examination will also be benefited by these lectures, as these will help them understand the basics of Indian writing English while they are teaching some poems or some prose pieces in their classes. So it will be helpful for them. So everyone, those love literature, uh, who love literature to read, and who love literature to understand, to study, they may join these classes and they may attend these classes. So let's begin the class for today. Some students have already joined the RC, and Priya Gupta is here. uh, Priya Gupta, खुश रहिए। कहाँ से हैं प्रिया गुप्ता? आई एम नॉट गेटिंग यू एक्चुअली। आई थिंक you are either new to the class or you are joining me after a long time. That's why I'm unable to identify who you are actually. Rohit Dubey is also here. Good evening, Rohit. I welcome you all in this class. आप सभी का क्लास में स्वागत है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो खास करके हमारे इंग्लिश लिटरेचर हमको जब भी पढ़ाया गया है, अगर हम देखते हैं तो फोकस हमेशा जो है लिटरेचर की बात करें, अगर लिटरेचर इन इंग्लिश की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसी पर ज़्यादा फोकस हमारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में दिया जाता है, अमेरिकन पर भी दिया जाता है, लेकिन इंडियन राइटिंग पर नहीं दिया जाता रहा था। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हुआ है। जो शिफ्ट है वो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में देखें तो बहुत सारी चेंजिंग आई है। इंडियन राइटिंग, वेदर डायरेक्ट इंग्लिश राइटिंग आर थ्रू ट्रांसलेशन, जो है वेरियस लिटरेचर इन द अदर लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस, उनका भी ट्रांसलेशन हमें पढ़ाया जाता है। वो इसीलिए कि हम इंडिया के का ये जो लिटरेचर का एक रिच कल्चर रहा है, इसको हम अच्छे से समझ सकें। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कहाँ से शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, थोड़ा सा उसकी आइडिया रखें। इसीलिए हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं और हिस्ट्री इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग 10-12 तक तो जो प्रोज एंड पोम्स हैं वो सिर्फ फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज पढ़ते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर का हमें नॉलेज भी नहीं होता, या हम बहुत ज़्यादा सीखना भी नहीं चाहते, ना तो टीचर सिखाते हैं। ग्रेजुएशन में क्या है, अगर किसी ने इंग्लिश लिटरेचर लिया हुआ है तो ग्रेजुएशन में भी उतनी अवेयरनेस बहुत सारे बच्चे नहीं दिखाते हैं। 2-4% को छोड़ दिया जाए कि वो अच्छे से लिटरेचर को पढ़ें। जब मास्टर्स में आते हैं तब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। और इंडियन राइटिंग स्पेसिफिकली क्या है कि टीचर्स भी थोड़ा सा, उनको लगता है कि चलो बस ऐसे ही काम चला लेंगे। इंडियन राइटिंग की कुछ बहुत ज़्यादा हमें मटेरियल्स नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा हमें सोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। लेकिन दीज लेक्चर्स विल हेल्प यू, बिकॉज in these lectures I am just doing with line by line explanation, and whatever is important is being marked here on the screen, and you can note it down and make your personal notes. आप अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं और उससे आप आगे पढ़ाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियो एंड योर नोट्स। तो इट विल रियली विल चेंज योर लाइफ, द वे यू थिंक अबाउट इंडियन लिटरेचर। आपकी सोच को पूरी बदल देगा। एंड जब आप राइटर्स को पढ़ेंगे, लाइक यू आर whether you are in graduation or you are masters or you are preparing for TGT PGT नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, जब आप इंडियन राइटर्स को पढ़ेंगे तो आपका उनको पढ़ने का नजरिया और उनको नाम ही सुनते आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद आ जाती है ना। जैसे हमने विलियम जे लॉन्ग, एडवर्ड एल्बर्ट की बुक पढ़ी, तो अभी सपोज करिए कि इफ आई स्टार्ट टीचिंग यू अ राइटर, पर्टिकुलरली इफ आई स्टार्ट यू टीचिंग जॉन डन, तो आपने जॉन डन के बारे में ऑलरेडी उसमें सुना हुआ है, तो यू विल कम टू नो कि हाँ सर ने तो ये पढ़ाया था, डन ऐसे थे, जो है वो मेटाफिजिकल के जो है फादर कहे जाते हैं। तो ये ऑलरेडी यू हैव सम कॉन्सेप्ट अबाउट दोज राइटर्स ना। तो इन द सेम वे इफ यू गो थ्रू दिस बुक, पर्टिकुलरली दिस बुक बाय के एस अयंगर साहब, तो आप जब भी राइटर्स को पढ़ेंगे, इंडियन राइटर्स को पढ़ेंगे, चाहे आप रिसेंट हमारे जो नॉवलिस्ट रहे हैं, चाहे ग्रेट ट्रियो रहे हैं, कोई भी, राजा राम मोहन राय हैं, या आप फिर इधर चले आइए जो है आपके मुल्क राजानंद वगैरह जो हैं, राजा राव साहब हैं, और हमारे आर के नारायण, इन सबको आप पढ़ेंगे। फिर हमारे जो 60-70s के बाद के जो नॉवलिस्ट हमारे हैं उनको आप पढ़ें, अनीता देसाई हैं, उनकी लड़की किरण देसाई, शशि देश पांडे। तो ये सब अवेयरनेस आपको थोड़ी सी रहेगी। हाँ,
हमें कुछ जानकारी है। उस लिहाज से ये लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो डोंट मिस दीज लेक्चर्स बिकॉज दीज लेक्चर्स विल डेफिनेटली गाइड यू थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, Indian English writing. Now, Deepti, good evening. Everyone, good evening. So let's begin the class for today. In the last class, I told you that from today onwards, I shall begin with Henry Derozio. ना Henry Derozio से मैं शुरुआत करूँगा. तो आज Henry Derozio, it's page number, I think in PDF it was page number 50 as I last day. Yes, it was 50, and here it is 34. So you all should go on the page number 50 in the PDF and find the line Henry Derozio. Henry Derozio की बात करते हैं. Henry Derozio was Indian only on his mother's side. तो इनके मदर जो इनकी थी वो इंडियन थी. इनके फादर क्या थे? वो पुर्तगाल के थे ना. तो पहला फैक्ट तो यही मिल गया. हिज फादर बीइंग अ पुर्तगीज, इनके पिताजी पुर्तगाल के थे. At 14 he became a clerk in a firm but gave vent to his itch of writing English words. कह रहे हैं ना कि भाई 14 साल में एक फॉर्म में ये क्लर्क बन गए थे, लेकिन इंग्लिश राइटिंग का इनका एक जो कह सकते हैं कि इनके अंदर एक इच्छा थी, उसकी वजह से इन्होंने ये सब जो है इसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया. दिस केम टू द नोटिस ऑफ डॉक्टर जॉन ग्रांट ऑफ कलकत्ता. कलकत्ता के डॉक्टर जॉन ग्रांट थे, इन्होंने इनके टैलेंट को देखा. एंड Derozio was enabled to become a teacher of English literature in the Hindu college. और इन्होंने इनके ज्ञान को देखते हुए इनको हेल्प किया कि ये इंग्लिश लिटरेचर के टीचर बन गए. कहाँ पर? हिंदू कॉलेज में. हिंदू कॉलेज जो पीछे अभी हमने देखा ना, राजा राम मोहन राय साहब और उसके बाद उनके जो दो ब्रिटिश फ्रेंड थे, उन दोनों ने मिल करके उसकी स्थापना करी थी. When he was barely 18, लगभग मुश्किल से 18 साल के रहे होंगे, हिंदू कॉलेज में टीचर बन गए. अ पोएट एज वेल एज अ टीचर ऑफ पोएट्री. तो ये टीचर किसके थे? पोएट्री के टीचर थे. और भाई जो है पोएट तो थे ही और पोएट्री के टीचर थे. डेरोजियो लव्ड इंडिया एंड लव्ड नेचर. दो चीज़ें बहुत पसंद थी. एक तो इंडिया को बहुत पसंद करते थे, अपने नेशन को, और दूसरा इनको जो पसंद था वो नेचर बहुत पसंद था. एंड ही आल्सो लव्ड हिज स्टूडेंट्स whom he addressed thus. और इनको अपने बच्चों से भी बहुत प्रेम था और अपने बच्चों को एड्रेस करते हैं इस प्रकार से. वो अपनी रचना में कहते हैं कि एक्सपैंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ, आप सबने पढ़ा होगा ये ना, नेशन बिल्डर्स नाम से जो इनकी आती है, और उसमें एक्सपैंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉज द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स एंड द स्वीट लूजिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स. ये सब पोम आपने हाई स्कूल इंटर में बहुत सारे बच्चों ने पहले पढ़ी होगी. तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोम है, आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा. जहाँ पर ये कहते हैं कि मैं जब बच्चों को देखता हूँ, यंग फ्लावर्स एकदम बिल्कुल पेटल्स की तरह हैं और ये धीरे धीरे खिलते हैं, जेंटल ओपनिंग इनकी होती है और इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, पावर है, और ये बिल्कुल दे आर लाइक द यंग बर्ड्स ना इन सॉफ्ट समर आवर्स की. वो अपने आप को जितना चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना चाहे फैल सकते हैं. मतलब दे हैव ऑल द कैपेबिलिटीज टू एक्सप्लोर देमसेल्फ ना इन दिस वर्ल्ड बिकॉज दे हैव ऑल माइट एंड दे हैव ऑल एनर्जी. उनके अंदर एनर्जी, पावर सब कुछ है. He had presently to leave teaching and drift to journalism. अब इनका टीचिंग को छोड़ करके इनका इरादा था जर्नलिज्म में जाने का. रवि इज हियर. गुड इवनिंग रवि. तो जर्नलिज्म में ये गए एंड ही डाइड ऑफ कॉलरा. कॉलरा से इनकी डेथ हो गई. तो ये भी याद रखना होता है भाई, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं कैसे मरे ये भी याद रखना होता है. तो कॉलरा से इनकी डेथ हो गई 23 दिसंबर 1831 को. बहुत कम ही ये साल तक जिंदा रहे. द फर्स्ट ऑफ आवर इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन. अगर आप देखें तो इंडिया में जो इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन वर्ड जो यूज किया जाता है, किसके लिए? पोएट्स के लिए. ये हमारे पहले इंडिया के हैं ना, पोएट्स आर इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन. तो ये वर्ड इनके लिए यूज किया जा सकता है. ठीक है. मिस्टर ओटन हैज नॉट इनएप्टली कंपेयर डेरोजियो टू किड्स. कह रहे हैं कि ऐसा नहीं जो किड्स के लिए टर्म या यूज होता है, ये मिस्टर ओटन ने ऐसे नहीं यूज किया है. फॉर इन बोथ मेन देयर वॉज, कह रहे हैं कि दोनों आदमी में देखें तो ओटन का कहना है, मिस्टर ओटन कहते हैं किड्स और डेरोजियो दोनों में देखें तो क्या सिमिलरिटीज हैं. तो कह रहे हैं कि फॉर इन बोथ मेन देयर वॉज अ पैशनेट टेम्परामेंट. कह रहे हैं दोनों में बहुत ही पैशनेट टेम्परामेंट था. कंबाइंड विथ अनबाउंडेड सिंपैथी विथ नेचर ना, दोनों के अंदर नेचर से बड़ी सिंपैथी थी. बोथ डाइड while their powers were not yet fully developed.
और दोनों तभी मर गए जब उनकी पूरी पावर डेवलप नहीं हुई थी, मतलब उनका जो पोएटिक टैलेंट है वो पूर्ण रूप से एक्सपैंड नहीं हुआ था, तभी दोनों की डेथ हो जाती है। तो ओटन ने, मिस्टर ओटन ने डिरोजियो को कंपेयर किससे किया है? कीट्स से किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, डिरोजियो का कंपेयर किससे किया है? कीट्स से किया है। श्वेता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रिया ऑल्सो गुड इवनिंग, एवरीवन गुड इवनिंग। तो ये सब फैक्ट्स आप थोड़ा बहुत याद रखा करें। एज अ पोएट डिरोजियो वाज ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक्स। तो ध्यान रखना, एज अ पोएट ये किससे प्रभावित थे? रोमांटिक पोएट से प्रभावित थे। स्पेशली रोमांटिक्स में नोटेबली किससे प्रभावित थे? लॉर्ड बायरन से, वॉल्टर स्कॉट से एंड मूर से। ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो एक फैक्ट यहां पर ये ही मिल गया, इन रोमांटिक्स से प्रभावित थे। पहली बात, इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करें तो ये किससे प्रभावित थे? रोमांटिक्स से। रोमांटिक राइटर जितने थे, स्पेसिफिकली देखें तो उसमें बायरन, स्कॉट एंड मूर से ज्यादा प्रभावित थे। बट ही न्यू हिज सेली एंड कीट्स आल्सो वेरी वेल। लेकिन ऐसा नहीं है, सेली और कीट्स को भी बहुत अच्छे से जानते थे, उनको भी बहुत पढ़ते थे। ही सीम्स टू हैव बीन पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ द सोनेट फॉर्म। और ये सबसे ज्यादा फॉन्ड किसके थे? सोनेट फॉर्म के। तो ये भी एक फैक्ट मिल गया, सबसे ज्यादा लाइकिंग इनमें किसकी थी? सोनेट फॉर्म की थी। द सीरीज ऑफ 5 sonnets addressed to night contain arresting lines such as। इनकी एक नाइट नाम से सोनेट की सीरीज है। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नाइट सोनेट सीरीज किसकी है, जिसमें 5 सोनेट है। कितने सोनेट्स हैं? 5 सोनेट्स हैं। तो आपको याद रखना चाहिए डिरोजियो की है ना, जो है 5 सोनेट्स एड्रेस टू नाइट। नाइट को एड्रेस करते हुए इन्होंने 5 सोनेट्स लिखे हैं। उनमें एक लाइन ये दिया है, फॉर लोनलीनेस एंड थॉट दिस इज द आवर, swift as the dark eyes glance or falcon's flight, thought comes on thought awakened by the night। तो यहां पर भी हम देखते हैं, तो ये जो राइमिंग है वो हमें सोनेट की याद दिलाती है ना। तो ये एक फैक्ट आपको यहां पर मिल गया कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ सोनेट एंड ही रोट ही रोट 5 sonnets एड्रेसिंग नाइट। नाइट को एड्रेस करते हुए 5 सोनेट इन्होंने लिखा था। He had an eye for nature in its twin aspects of beauty as well as terror। नेचर के दोनों एस्पेक्ट को देखते थे, नेचर को एज अ ब्यूटीफुल भी देखते थे कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, और साथ साथ में ये बड़ा टेरिफिक है ना, टेरर भी इसका जो है, दोनों चीजों को दिखाते हैं। मतलब ये कंस्ट्रक्ट करता है तो ये डिस्ट्रक्ट भी करता है, दोनों चीजों को दिखाते हैं ना। ये ब्यूटी है तो इसके अगली एस्पेक्ट को भी दिखाते हैं, टेरर वाले एस्पेक्ट को भी दिखाते हैं। There was a dance among the leaves that low-breathed minstrels hymning her influence which binds the soul to। ये सब उनकी लाइन दी हुई, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं। इन वन ऑफ हिज सोनेट डिरोजियो कॉल्ड डेथ हिज बेस्ट फ्रेंड। तो डेथ पर इन्होंने एक सोनेट लिखा है, डेथ को ये अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। तो हमें ये लगभग देखें तो डन की याद दिलाते हैं ना। He is daunted neither by death nor by fate। कहते हैं मैं ना तो डेथ से डरता हूं, ना ही फेट से, ना ही भाग्य से डरता हूं ना। कहते हैं मुझे डॉन्ट नहीं कर सकते ये लोग, मैं फियरलेस हूं, इन सब चीजों से नहीं डरता। जैसे डन कहते हैं ना, डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड कहते हैं कि मृत्यु तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए ना, तुम हो ही कौन, तुम तो मुझे इस दुनिया से उस दुनिया ले जाने का केवल एक रास्ता मात्र हो और कुछ भी नहीं हो ना। तो ये एक सोनेट इन्होंने लिखा था, ध्यान रखिएगा, जिसमें इन्होंने डेथ को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है और ये बताते हैं कि हम उससे बिल्कुल डरते नहीं है। आई मेनली कॉल ऑन दी फॉर फेट द मोर हर बोल्ट्स हर्ल्स डाउन एज सी हैज एवर हर्ल्ड, एंड इन माय वॉर विथ हर आई हैव फेल्ट एंड फील ग्रीव्स पाथ कट टू माय हार्ट बाय माय मिजरी स्टील। यही पूरा इन्होंने बताया है कि मैं कितना जो है मेरे अंदर एनर्जी है। तुम भले टायरेंट हो, तुम तानाशाह हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि मैं तुमसे डरता उड़ता नहीं हूं। The contrast between the glory that was in and the plight of the present made Derozio apostrophize his country। thus अपने कंट्री के बारे में भी ये एक उसमें पोम में बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैं अंडरलाइन करा दे रहा हूं। माई कंट्री इन दाई डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट अ ब्यूटियस फॉलो सर्कल्ड राउंड बाई दाई ब्रो। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में आई हुई लाइन है, इसलिए मैं आपको अंडरलाइन करा दे रहा हूं। माई कंट्री इन दाई डेज ऑफ, जैसे कि पीछे हमने बताया ना कि ये थोड़े से पैट्रियोटिक थे, इनके लिए नेशन जो है पहले था ना, नेशन पहले था। तो ये भी इनका एक सोनेट है। चलिए आगे देखते हैं। पुअर दो हिज एबिलिटीज मे बी ही विल डू हिज डाइंग ब्रेथ सिंग द इन डिफेंस एंड प्रेज ऑफ हिज कंट्री। तो अपने नेशन के लिए कह रहे हैं कि हालांकि जितनी भी एबिलिटी थी पूरी एबिलिटी से इन्होंने अपने नेशन के लिए लिखा है। अर्थात इनके जो पोम्स हैं स्पेशली देखें तो थोड़े से
कह सकते हैं पैट्रियोटिक जो फर्वर है वो लिए हुए हैं ना। तो ओ मेनी हैंड मोर वर्दी फॉर देन माइन वंस दाई हार्मोनस कॉर्ड्स टू स्वीटनेस गेव दोज हैंड्स आर कोल्ड बट इफ दोज नोट्स डिवाइन मे बी बाय मॉर्टल वेकेंड वंस अगेन हार्प ऑफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। फिर कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम हिज शॉर्टर लिरिक्स, तो छोटी छोटे लिरिक्स के अलावा और सोनेट्स के अलावा which are often sensuous and finely articulate, his most ambitious work was the फकीर ऑफ जंगीरा। अब इंपॉर्टेंट नोट करिए, छोटे छोटे सोनेट्स वगैरह तो लिख ही रहे थे, लिरिक्स लिख ही रहे थे, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बुक लिखी द फकीर ऑफ जंगीरा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइबिंग द ब्राह्मण विडो, इसमें एक ब्राह्मण विडो की स्टोरी है जिसका नाम है नुलिनी ना, ब्राह्मण विडो है जिसका नाम है नलिनी या नुलिनी, जो भी आप पढ़ लीजिए, नलिनी या नुलिनी, ये आप पढ़ लीजिए, काफी ये इंपॉर्टेंट है ना। एंड द स्ट्रेंज विसिट्यूड्स ऑफ हर स्टार क्रॉस्ड लाइफ ना, और इन्होंने दिखाया कैसे उसका जो मतलब स्टार क्रॉस्ड लाइफ है वो कितना उसको सफरिंग देती, यही सब उसमें दिखाया इन्होंने। इट इज कंपोनेंट नरेटिव वर्स विथ मेनी बायरनिक इकोज, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बायरन की याद आएगी, बायरन की याद आएगी आपको, बायरन जैसे थे ना लिखते थे, उनकी जो स्टाइल थी बायरनिक हीरो वाली जो स्टाइल थी लिखने की, बायरनिक स्टाइल, उसमें लिखते हैं। एंड द आर्डेंट सोशल रिफॉर्मर टू पीप्स थ्रू द पोम्स विथ अ फेस कंटॉर्टेड बाय पेन एंड आल्सो लिट अप विथ अ होप फॉर द फ्यूचर, और इसमें इन्होंने दिखाया है कि एक ऐसे रिफॉर्मर के तौर पर अपने आप को दिखा रहे हैं जो समाज से ये जो पेन एंड इन सब चीज़ों का जो दर्द है उसको हटाना चाहते हैं समाज के चेहरे से, और ये उसको एक फ्यूचर में होप देना चाहते हैं। तो ये इन्होंने द फकीर ऑफ जंगीरा में ये दिखाया है। द रॉक ऑफ जंगीरा इज नियर मोंगिर, कह रहे हैं जंगीरा का जो ये रॉक है ये कहाँ है, मोंगिर के पास है। एंड इन डिरोजियोस टाइम वाज द हॉन्ट ऑफ फकीर्स, और डिरोजियो के टाइम पर जितने फकीर्स वगैरह थे, वांडरिंग मंक्स थे, वो सब आकर के वहीं रहते थे, उनका एक प्लेस था। जस्ट व्हेन नलिनी इज अबाउट टू बी कंज्यूम्ड बाय द फ्लेम्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर डेड हस्बैंड, जैसे ही वो अपने डेड हस्बैंड के चिता पर जलने वाली होती है नलिनी, तभी क्या होता है, सी इज कैरीड अवे बाय द फकीर, उसको एक फकीर वहां से पकड़ के ले जाता है। हर फॉर्मर लवर एंड द चीफ ऑफ द आउटलॉज एंड सी हैज अ ब्रीफ न्यू लीज ऑफ लाइफ, उसके बाद इसका एक फॉर्मर लवर था और मतलब वहां के जो द चीफ ऑफ द आउटलॉज जो हैं वो सब मिल करके क्या करते हैं, इसको एक नई लाइफ देते हैं। नलिनीज अब्जॉर्प्शन इन हर लवर इज रिवील्ड इन दीज लाइन्स, और नलिनी उसके बाद अपने लवर में कितना खो जाती है उसको इन्होंने इस लाइन में रिवील किया हुआ है। जैसे इन्होंने कहा है कि आई वुड कीप द लाइक अ थॉट which memory in her temple keeps when every sorrow sinks to naught and all the past of misery sleeps, oh thus should thy bright image dear above my heart's warm altar sit ना। तो ये दिखाया है कैसे उसने अपना जो उसके पूर्व प्रेमी हैं उसको कैसे आज भी अपने हृदय में वो बसाए हुए है। बट नलनीज फादर इज फ्यूरियस, लेकिन नलनी के पिताजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एंड रेड अगेंस्ट द फकीर्स स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉलोज, और उसके बाद फकीर के ऊपर तो एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आ जाती है। एंड ही डाइज फाइटिंग, और वह लड़ते लड़ते उससे मर जाता है। नलिनी रसेस टू द फील्ड एंड क्लैप्स द बॉडी, उसके बाद नलिनी जो है उस फील्ड पे रस करके जाती है जहां उसका फकीर मरा हुआ है, और उसकी बॉडी को क्लैस्प कर लेती है। एज इफ सी ड्रीम्ड ऑफ हिम इन हर एम्ब्रेस बट दे हु थॉट दैट लाइफ वाज टिनेंटिंग हर बेस्ट एंड सॉट सम आंसर फ्रॉम हर हार्ट टू हस द डाउट। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दोनों का मतलब उसके अंदर जो एक कह सकते हैं कि पेन था वो कैसे बाहर आता है। नाउ नलिनी हैज फाउंड हर पीस इन ब्लिसफुल डेथ इन द आर्म्स ऑफ हर डेड लवर, और उसके बाद नलिनी भी अपने उस डेड लवर के आर्म में वहीं उसकी डेथ हो जाती है, वो भी वहीं मर जाती है। तो यही फकीर ऑफ जंगीरा का यही स्टोरी है कि इसमें जो है नलिनी नाम की एक करेक्टर है, सी इज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रही है अपने हस्बैंड की पायर पर, लेकिन तभी उसको एक फकीर जो है उसको जो एक्स लवर उसका है उसको बचा लेता है। एंड फाइनली उसके फादर को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, एंड दे फाइट एंड फकीर डाइड, एंड आउट ऑफ ग्रीफ जो है वो भी वहां पर उसकी डेथ हो जाती है।
डिरोजियो वाज अ सिंपल एंड करेजियस लाइफ। डिरोजियो की लाइफ कह रहे हैं कि एक बिल्कुल सिंपल और करेजियस थी। इवन एज ही हैड लिव्ड सो ही डाइड ब्रेव एंड नोबल इवन इन डेथ एंड फाउंड हिज रेस्टिंग प्लेस इन द पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। और इनको कहाँ दफनाया गया था? पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। एंड एज ही सेड इन हिज पोम द पोएट्स ग्रेव, इन्होंने एक पोएट्स ग्रेव नाम से एक पोम लिखी थी। किसने? हमारे डिरोजियो साहब ने। उसमें उन्होंने कहा है कि दे आर ऑल इन साइलेंस, लेट हिम स्लीप हिज स्लीप, नो ड्रीम शैल फिट इनटू दैट स्लंबर डीप, नो वॉन्डरिंग मॉर्टल दीदर वन शैल वेंड, देयर नथिंग ओवर हिम बट द हेवन शैल वीप। तो यहां पर इन्होंने द पोएट्स ग्रेव मतलब एक पोएट का जो ग्रेव है उस पर इन्होंने लिखा था। तो ये तो हमारे रहे इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में? डिरोजियो के बारे में। आइए काशी प्रसाद के बारे में देखते हैं। काशी प्रसाद, पीछे हमने आपको बताया था ना 3 लोगों का डिस्कस हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो काशी प्रसाद घोष की बात करें तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है द सैर एंड अदर पोम्स ना, जो ये क्या कहते हैं, शायर होते हैं ना, एंड अदर पोम्स, 1830 में। कह रहे हैं मस्ट फाइंड अ प्लेस इन लिटरेरी हिस्ट्री फॉर मच द सेम रीजन दैट गार्बोडक आर फेरेक्स एंड पोरेक्स फाइंड अ प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। कह रहे हैं कि इसका लिटरेरी हिस्ट्री में वैसा ही स्थान है जैसे कि इंग्लैंड की हिस्ट्री में गार्बोडक का स्थान है ना। गार्बोडक आपने पढ़ी, फेरेक्स एंड पोरेक्स द फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है ना, पहली ब्रिटिश ट्रेजेडी मानी जाती है। तो इतिहास में जैसे हम उसको याद करते हैं, इंग्लिश ड्रामा के इतिहास में, ऐसे लिटरेरी हिस्ट्री में इसको भी याद किया जाता है। ये इतनी फेमस कलेक्शन है। काशी प्रसाद वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस टू पब्लिश अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ इंग्लिश वर्स। काशी प्रसाद घोष पहले ऐसे इंडियन थे जो रेगुलर वॉल्यूम पब्लिश किया जिन्होंने इंग्लिश वर्स का। ही वॉज एजुकेटेड एट द हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज में इन्होंने पढ़ा था, एंड पास्ड आउट इन 1828, 1828 में ही इनकी डेथ हो गई। एंड पास्ड आउट किए वहां से। एंड ही एडिटेड एन इंग्लिश वीकली, और आपको पता है उस समय लेटर्स जो न्यूज़पेपर्स वगैरह है वो शुरू हो गए थे। तो हिंदू इंटेलिजेंस नाम से एक वीकली आता था, उसके ये एडिटर भी थे। ही वॉज डेरिवेटिव एंड इमिटेटिव पोएट्री, इनकी जो पोएट्री थी थोड़ी सी डेरिवेटिव थी, मतलब डिराइव करते थे एंड इमिटेट किया करते थे। मेड अप मेनली ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिप्शन, ज्यादातर इन्होंने कन्वेंशनल डिस्क्रिप्शन को दिखाया है, एंड टेडियस मॉरलाइजिंग ना, थोड़ा सा थकान देने वाला मॉरलाइज किया है इन्होंने। बट इट इज अ टेडियम ब्राइटन बाय ऑड फ्लैशेस ऑफ ओरिजिनलिटी, लेकिन इसमें थोड़ी सी ओरिजिनलिटी भी बीच बीच में है। एंड दस अ ब्राइट पोएटिक फ्रेज और लाइन occasionally glisten amidst the heap of the utterly prosaic and the inane, और इसी वजह से इनके बीच बीच में पोएट्री बहुत ही खास बन जाती है। जैसे इनकी एक पोम है, नाम आप याद रखेंगे, द मून इन सेप्टेम्बर, तो ये आप जरूर याद रखेंगे, द मून इन सेप्टेम्बर एक इनकी रचना है। यहां पर उसकी लाइन दी हुई है, ये हम बहुत ज्यादा लाइन पे ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद हमारे तीसरे राइटर आते हैं माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त को देखते हैं। इनकी बात करें तो वॉज एन इनफाइनेटली मोर गिफ्टेड राइटर, इंडीड देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन देम ना। तो कह रहे हैं कि अगर ऊपर हम देखें, काशी प्रसाद को देखें, डिरोजियो को देखें और माइकल मधुसूदन दत्त को देखें, तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अ हिंदू बाय बर्थ, बर्थ से एक हिंदू थे। ही एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, बाद में इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली। एंड वर्कड ऑन एन इंग्लिश पेपर इन मद्रास, और मद्रास में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में काम करते थे। ही मैरिड अ यूरोपियन लेडी, एक यूरोपियन लेडी से इन्होंने शादी कर ली। केम टू इंग्लैंड एंड क्वालिफाइड फॉर द बार, इंग्लैंड आए, वहां पर बार ज्वाइन कर लिया। बट फेल टू मेक अ लिविंग एज अ लायर, लेकिन लायर के तौर पर वहां पर लिविंग अपनी नहीं चला पा रहे थे। हिज फेम नाउ रेस्ट सिक्योरली ऑन हिज ग्रेट बंगाली इपिक, अब इनका जो फेम है आज, वो इनका एक एपिक है, बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, बंगाली इपिक है। अभी तक ये सब आप नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन अब जानेंगे। इन्होंने एक बंगाली इपिक लिखा जिसका नाम था मेघनाथ वध, बहुत ही फेमस है। मेघनाथ जानते हैं ना, रामायण में जो मेघनाथ है ना, मेघनाथ वध, तो ये इन्होंने लिखा। इंटरिंग राउंड द हीरोइक फिगर ऑफ इंद्रजीत, इसमें जो इंद्रजीत है ना, वही मेघनाथ जो रावणा का लड़का है, उसी के आसपास पूरी स्टोरी सेंटर है ना, मेघनाथ वध। ये बंगाली में लिखा गया है कि एपिक है, ध्यान रखिएगा। तो आजकल हम लोग माइकल मधुसूदन दत्त को उसी की वजह से ज्यादा जानते हैं। बट लेकिन इन हिज अर्लियर डेज मधुसूदन एसेड फ्रीली इंग्लिश प्रोज,
लेकिन अपने अर्लियर डेज में इन्होंने इंग्लिश प्रोज, वर्स, ड्रामा बहुत कुछ लिखा है। इनकी एक नरेटिव पोम है द कैप्टिव लेडी, काफी ये इंपॉर्टेंट है। द कैप्टिव लेडी अपीयर्ड इन मद्रास इन 1849, जो मद्रास न्यूज़पेपर है उसमें 1849 में ये पब्लिश हुई थी। एंड लाइक डिरोजियोस फकीर, डिरोजियो की जो फकीर ऑफ जंगीरा ना, उसी की तरह रिवील द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक्स, इसमें भी इंग्लिश रोमांटिक्स का प्रभाव देखने को मिलता है। स्पेशली बायरन, इनमें भी किसका प्रभाव मिलता है? बायरन का। पीछे आपने देखा उनमें मिलता है ना, बायरन का प्रभाव इसमें भी मिलता है। इन द फॉलोइंग लाइन मधुसूदन ट्राइज टू इवोक मोहम्मद गजनीज विजन ऑफ द कंटेम्पलेटेड स्लॉटर ऑफ द besieged हिंदूज ऑफ ओल्ड दिल्ली। इस लाइन में इन्होंने दिखाया है कैसे मोहम्मद गजनी जब आया था तो उसने ओल्ड दिल्ली आजकल जो है उसके जो कैप्चर्ड हिंदू थे उनको कैसे उनका वध करना है, स्लॉटर करना है, उसके बारे में यहाँ पर ये दिए हुए हैं। ये हम लोग थोड़ा सा केवल रीडिंग कर लेंगे। 1,000 lamps all gaily shine along the wide extended line, and loud the laugh and proud the boast swells from the that fire's unnumbered host. And while the prayer ascend on high, dark vengeance thine impatient cry, oh for a glimpse of day's fair brew, to crush yon city towering now, to make each kafir, ध्यान रखिए काफिर वर्ड यूज किया इन्होंने हिंदूज के लिए, to make each kafir bosom feel the unerring blade of Muslim steel. Muslim steel, by Allah, how I long to be where mirrors writhe in agony and mark each wretch. Oh, this rolling eye, call on false gods, then curse and die. तो ये इनकी दिखा रहा है कि जो स्टाइल थी इनकी लिखने की वो कितनी बेहतरीन थी। डिरोजियो की तरह देखें तो मधुसूदन टू वॉच चेकर्ड लाइफ, इनकी भी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं रही थी। ही डाइड टू दो नॉट वेरी यंग एट बिफोर हिज क्रिएटिव पावर्स कुड कंप्लीट, बहुत यंग तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत कुछ नहीं कर पाए थे। टू बंगाली पोएट्स मधुसूदन इज समथिंग ऑफ अ पोएट्स पोएट, तो ध्यान रखना बंगाली पोएट के पोएट्स पोएट कौन है? तो मधुसूदन है, ये ध्यान रखना। इंग्लैंड का पोएट्स कौन है? इंग्लैंड का स्पेंसर ना, पोएट्स पोएट कहा जाता है स्पेंसर को। तो बंगाली के पोएट्स पोएट कौन है? मधुसूदन दत्त हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएगा। और इनको एक ट्रिब्यूट दिया था, एक इन्होंने अरविंदो ने एक प्रोज पीस लिखी थी, ट्रिब्यूट दिया था, पोएट्री पीस। नो ह्यूमन हैंड सच नोट्स एम्ब्रॉयसल मूव्ड, दीज एक्सेंट्स आर नॉट ऑफ द इम्परफेक्ट अर्थ। तो ये यार ध्यान रखिएगा कि अरविंदो ने इनको एक श्रद्धांजलि दी थी, एक कविता लिखते हुए इनको श्रद्धांजलि दी थी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द रेनेसां इन इंडिया, द रेनेसां इन इंडिया। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। शशांक, गुड इवनिंग। रवि इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। सभी का स्वागत है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा 10 मिनट की और क्लास करते हैं। अब रेनेसा देखते हैं, द रेनेसा इन इंडिया, पुनर्जागरण काल जो आया भारत में उसको देखते हैं। तो आयंगर साहब कह रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय लास्ट टॉक, अब ये चूंकि लेक्चर सीरीज है ना, तो कह रहे हैं अपनी लास्ट टॉक में मैंने आई रेफर टू द वर्क ऑफ द प्रिकोशियस हेनरी डेरोजियो, द मार्वलस बॉय हु पेरिश्ड इन हिज प्राइम ना, इनके लिए वर्ड यूज किया गया, ध्यान रखें। डेरोजियो को कहा जाता है द मार्वलस बॉय हु पेरिश्ड इन हिज प्राइम ना, बहुत ही मार्वलस लड़का था जो अपने यूथ में ही पेरिस्ट कर गया, मतलब मर गया। दो नॉट बिफोर ब्लेजिंग द ट्रेल फॉर मेनी अ यंगर मैन हु हैड स्टडीड अंडर हिम इन द हिंदू कॉलेज, लेकिन हिंदू कॉलेज में जो उनके अंदर में पढ़े थे ना, उनके अंदर एक फायर तो जला करके चले गए थे ना, ब्लेजिंग जो है दे करके चले गए थे। Derozio had indeed taken a large view of his duties as a teacher. He not only taught English literature, but also made his pupils ask questions, think for themselves, and not shrink from the right answers. Derozio ने केवल अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, उनको सिखाया अपने शिष्यों को कि क्वेश्चन पूछना सीखो, सोचो, खुद के बारे में सोचो और अपने अधिकारों के लिए कभी पीछे मत हटो ना, राइट आंसर्स के लिए हमेशा पीछे हटना नहीं है, हमेशा आपसे पूछना है। द रूलिंग आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द पोएट्री ऑफ द ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक्स fired his imagination and he communicated this fire to the more eager among his pupils.
क्योंकि रोमांटिक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और खास करके रोमांटिक में आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट देखते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब। तो ये सब जो था इमेजिनेशन का जो फायर इनके अंदर था, इन्होंने अपने बच्चों के अंदर भी वो जगाया। द ओल्ड ऑर्डर इन इंडिया विच वॉज मोर ऑफ अ डिजीज डिसऑर्डर केम इन फॉर मच कास्टिगेशन एंड हिंदू बिलीफ्स एंड कस्टम्स वर सब्जेक्टेड टू विदरिंग रिडिक्यूल। कह रहे हैं कि यहाँ पर देखें तो ओल्ड ऑर्डर जो इंडिया में था, अब धीरे धीरे वो बीमार होता जा रहा था और डिसऑर्डर में बदलता जा रहा था, और बहुत सारे लोग उसको कास्टिगेट कर रहे थे, और हिंदू बिलीफ्स और कस्टम्स जो हैं धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहे थे, गायब हो रहे थे ना, गायब हो रहे थे। व्हेन डेरोजियो वाज कंपेल्ड बाय द अपोजिशन ऑफ ऑर्थोडॉक्सी टू हिज इंटेलेक्चुअल incendiarism to give up teaching and turn to journalism for a living. This only further raised him in the estimation of many of his former wards, while his early death added the necessary touch of martyrdom to his life. तो कह रहे हैं इन्होंने जो मतलब अपने टीचिंग के दौरान जो समस्याएं झेली और ये फिर जर्नलिज्म की तरफ गए ना, वो सब हमें देखने को इनकी लाइफ में मिलता है कि कैसे इन्होंने सफर किया, और लास्ट में इन्होंने जो उसके लिए कह सकते हैं कि त्याग किया, इनको हम जो है अपनी लाइफ, इनके लाइफ के अंदर एक मर्टिडम का देख सकते हैं। हाँ, एक सैक्रिफाइस अपने जीवन में करने वाले व्यक्ति थे, और शायद जो है उस समय ये मांग भी थी, डिमांड भी थी, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता। डेरोजियोज मैन बिकेम रादर अ लॉ अनटू देमसेल्फ, और डेरोजियो के जो फॉलोअर थे ना, वो अपने आप में ही लॉ बन गए। एंड दे वेंट फर्दर देन डेरोजियो हिमसेल्फ वुड हैव गॉन और लाइक देम टू गो। और उनके शिष्य इतने आगे गए कि शायद डेरोजियो भी चाहते थे उतने आगे जाएं, या जितना चाहते थे उससे भी आगे उनके शिष्य गए। दे प्लेड एंड द आइकनोक्लास्ट इन मेनी ऑब्वियस वेज, और ये जो आइकनोक्लास्ट की थ्योरी थी उससे बहुत आगे वो लोग चले गए। डिफाइड ऑर्थोडॉक्सी इन टर्म्स ऑफ चीप एग्जिबिशनिज्म एंड जनरली बिहेव लाइक थॉरली इररिस्पॉन्सिबल यंग मैन, और बिल्कुल इनके शिष्य जो है बहुत आगे चले गए। द वेस्ट मीन्ट मेयरली अनएडल्टरेट फ्रीडम टू देम। अगर हम देखें तो जो वेस्ट के लोग थे, इन्होंने उनको जो है जो अनएडल्टरेट फ्रीडम था उनको दिया, बट फॉर अदर वेस्टर्न वैल्यूज दे केयर्ड लिटिल, लेकिन बाकी जो वैल्यूज थे उसके लिए वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो यहां पर हम देखें तो जो इन शॉर्ट अगर कहें तो इनके जो भी लोग थे देवर निहिलिस्ट, कुल मिला जुला के ऑर्डर को न मानने वाले थे। इंटॉक्सिकेटेड विथ अ सेंस ऑफ फॉल्स इंपॉर्टेंस, इनके अंदर था कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वी आर इंपॉर्टेंट, इसके साथ ये रह रहे थे। देवर जस्ट रूटलेस बींग्स, रूटलेस बींग थे विद डार्कर डिस्पेयर सीटेड एट द सेंटर ऑफ देयर लाइव्स। तो कुल मिला जुला कर इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने डेरोजियो का जो रेवोल्यूशन था उसको आगे बढ़ाया, और शायद उस समय जो डेरोजियो ने जो सोचा था उससे थोड़ा सा आगे ये लोग निकल गए। कह रहे हैं कि एंड द न्यू क्रिश्चियन कन्वर्ट्स नाउ कैरीड ऑन अ सीजलेस वॉर अगेंस्ट हिंदुइज्म। कह रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोग जब क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए तो उन्होंने हिंदुइज्म के खिलाफ एक वॉर छेड़ दिया। एंड द कन्वर्ट्स बिकेम वेस्टर्नाइज्ड इन एवरी वे, और जितने कन्वर्ट्स लोग थे वो हर तरीके से अपने आप को एज अ वेस्ट प्रेजेंट करना चाहते थे, कि हम वेस्ट की तरह हैं, पश्चिम की तरह हैं, वैसे ही प्रेजेंट करना चाहते हैं। डिस्पाइसिंग एवरीथिंग इंडियन, और जो कुछ भी इंडियन था उससे घृणा करते थे। मतलब जो कन्वर्ट लोग थे ना, कहते हैं ना चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, तो जो रियल क्रिश्चियन थे उनसे ज्यादा ये लोग जो नए नए कन्वर्ट हुए थे ये क्रिश्चियनिटी का अपना तमगा लेकर के दौड़ रहे थे। द बाबू बिकेम एंग्लिसाइज्ड ओवरनाइट इन नेम, ड्रेस, मैनर्स, स्पीच। और कह रहे हैं ओवरनाइट जो है बाबू एंग्लिसाइज्ड हो गया, अपना कोट, नेम, मैनर सब कुछ बदल लिया। इन प्रोफेसर एस राधाकृष्णन वर्ड, और राधाकृष्णन ने भी अपने जो है ऐसे में कहा है कि द बाबूज वॉइस नाउ बिकेम एन इको हिज लाइफ, अ कोटेशन, हिज सोल, अ ब्रेन। कह रहे हैं कि बाबू उस समय जो थे वो क्या बन गए थे, एन एको, एक एको बन गए थे उस समय। हिज लाइफ अ कोटेशन, उनकी लाइफ एक कोटेशन बन गई थी। हिज सोल अ ब्रेन, और उनकी आत्मा एक ब्रेन बन गई थी। एंड हिज फ्री स्पिरिट अ स्लेव टू थिंग्स, और उनकी जो फ्री स्पिरिट थी वो मटेरियलिज्म से चिपक गई थी, अर्थात वो गुलाम बन गए थे, लोग चीजों के गुलाम बन गए थे। Although there was no Derozio in Bombay or Madras, हालांकि डेरोजियो बॉम्बे मद्रास में नहीं थे, लेकिन फिर भी राधा कृष्णन ने ये लिखा हुआ है। The situation there too was not very different from the situation in Bengal.
तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बंगाल में डिरोजियो है इसलिए ऐसी सिचुएशन थी, बॉम्बे और मद्रास में भी यही स्थिति थी। जो नए पढ़े लिखे लोग आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, वेस्टर्न को बहुत तेजी से अपना रहे थे और क्रिश्चियनिटी को अपने कह सकते हैं कि प्रोग्रेस का एक रास्ता मान रहे थे। क्रिश्चियनिटी अपनाएंगे तो बहुत जल्दी हमें प्रोग्रेस मिल जाएगा। आज भी देखिए कन्वर्ट करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं किस आधार पे, आपको नौकरी दे देंगे, पैसा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। स्पेशली वॉज द कन्वर्जन ऑफ हाई कास्ट हिंदूज। कह रहे हैं जो हाई कास्ट हिंदूज थे उनका जो कन्वर्जन था, एंड इन बॉम्बे पैरिसेज आल्सो बोथ अ ब्राइट फीदर इन द मिशनरीज कैप एंड अ शॉक टू इंडियन कॉम्प्लेसेंसी। इसने जो मिशनरीज थे उनके कैप में तो एक प्रकार से एक तमगा जुड़ गया कि भाई इन्होंने हाई कास्ट हिंदूज को भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। एट लास्ट द लीडर्स अमंग द हिंदूज, और लास्ट में ये सबसे तंग आकर के जो हिंदू के लीडर्स थे, अवोक टू अ रियलाइजेशन ऑफ द पेरिल, उनको लगा कितना भयंकर खतरा हमारे सामने है, एंड डिसाइडेड दैट द पेरिल शुड बी मेट स्क्वायरली एंड टर्न बैक वंस एंड फॉर ऑल। और इनको लगा कि ये खतरा अगर अभी खत्म नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इस खतरे को जड़ से उखाड़ना होगा। ऑन द होल मद्रास वाज मोर कंजर्वेटिव देन बॉम्बे। कुल मिलाजुला कर देखें तो मद्रास ज्यादा कंजर्वेटिव था बॉम्बे की अपेक्षा, एंड बॉम्बे मोर कंजर्वेटिव देन कलकत्ता, और बॉम्बे से ज्यादा कंजर्वेटिव और कलकत्ता से ज्यादा कंजर्वेटिव बॉम्बे था। दो इट वाज इन साउथ इंडिया that owing to historic regions Christianity established its first strongholds। ये कह रहे हैं कि यद्यपि साउथ इंडिया में था लेकिन पहली बार क्रिश्चियनिटी ने अगर अपनी पकड़ बनाई कहीं तो साउथ इंडिया में बनाई, साइड बाय साइड विद द मिशनरीज इंस्टीट्यूशंस, और साथ साथ में बहुत सारे मिशनरीज इंस्टीट्यूशंस जो थे। हिंदू और नेटिव स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर नाउ स्टार्टेड। हिंदू और नेटिव स्कूल्स जो हैं, कॉलेजेस, वो स्टार्ट होने लगे। एंड इट इज सेड दैट रविन्द्रनाथ टैगोर फादर, और ये भी कहा जाता है रविन्द्रनाथ के पिताजी जो थे फादर महर्षि देवेंद्रनाथ, हिमसेल्फ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग entreating Hindu parents not to send their children to missionary schools। ये सुबह से लेकर शाम तक हर एक हिंदू के घर घर जाते थे और कहते थे अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में मत भेजो, बट ओनली टू नेटिव स्कूल, केवल नेटिव स्कूल में भेजो। ये काम कौन करते थे? महर्षि देवेंद्रनाथ, जो कि रविन्द्रनाथ के पिता थे। Nevertheless, Western education was it carrying all before it. It was the open system to knowledge, freedom, power. It cut the old bonds of convention and tradition. It let light into the old dark rooms of an obscurantism faith, and it made a new world and new life possible for its beneficiaries। कह रहे हैं कुल मिला जुला के देखें तो इंग्लिश लेकिन रुकी नहीं, वेस्टर्नाइजेशन होता ही चला गया। और ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि उसने बहुत फायदा नहीं दिया, इसने नई लाइफ, नए जो इसके बेनिफिशरीज थे, जो जिनको इससे फायदा मिला, उनके लिए तो नया जीवन इसने दिया ही। इन द वर्ड्स ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने भी जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि आवर फादर्स द फर्स्ट फ्रूट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। कह रहे हैं कि हमारे जो फादर्स थे उन्होंने जो, मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज इसके पहले के तो थे, वो इंग्लिश एजुकेशन के पहले फ्रूट्स थे। वर वायलेंटली प्रो ब्रिटिश, ये सब प्रो ब्रिटिश थे, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रो ब्रिटिश थे। दे कुड सी नो फ्लॉ इन द सिविलाइजेशन और कल्चर ऑफ द वेस्ट। ये प्रो ब्रिटिश होने के कारण ये सब, इनको इंग्लिश लोगों के, वेस्ट लोगों के कल्चर में, सिविलाइजेशन में कोई कमी नहीं दिखती थी। दे वर चार्म्ड बाय इट्स नॉवेलिटी एंड इट्स स्ट्रेंजनेस। चूंकि वो नया था, स्ट्रेंज था, बहुत अलग टाइप का था, तो ये एकदम आकर्षित हो गए ना हमारे जो फादर्स थे। ये कौन कह रहे हैं? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी कह रहे हैं। कह रहे हैं हमारे जो फादर्स लोग थे इससे अट्रैक्टेड हो गए ना, उसकी स्ट्रेंजनेस को देख करके, इसकी नॉवेल्टी को, इसके अंदर जो नयापन था देख करके उनको कोई कमी दिखती ही नहीं थी। The enfranchisement of the individual, the substitution of the right of private judgment in the place of traditional authority, the exaltation of duty over custom, all came with the force and suddenness of a revelation to Oriental people who knew no more binding obligations than the mundane of immemorial uses and venerable tradition। कह रहे हैं कि एकाएक जो व्यक्ति एकदम फ्री रहता था, एग्जॉल्टेड रहता था, उसको बांध दिया गया। मतलब जो धर्म और सम्मान से, प्रथा के अलावा और कहीं नहीं बदलता था, उसको तमाम रूल्स रेगुलेशंस में बांध दिया गया और हम लोग इसको आराम से देखते रहे। कह रहे हैं कि इवन व्हेन दे डिडंट एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी, दे ऑफन मेड इट क्लियर दैट दे हैड नो यूज
for Hindu by God reasons, superstitions and try to westernize their lives and even their outlook on life. कह रहे हैं कि कुछ तो चलिए क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियनिटी को डायरेक्ट अपना लिया, कुछ जो क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाए वो हिंदू के जो बाइकॉटरीज एंड सुपरस्टिशंस थे उसको मानने के लिए नहीं तैयार थे, और उनका मानना यह था कि लाइफ को वेस्टर्नाइज करना चाहिए, मतलब जो हमारा पाश्चात्य सभ्यता है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लाइफ को हमें अब उसके हिसाब से देखना चाहिए. द वुमेन हाउ एवर ऑफन रेसिस्टेड दिस पुल, लेकिन उस समय की महिलाओं ने इसका विरोध किया था. बट दिस ओनली मेड फॉर अ डिवाइडेड होम, लेकिन इसके विरोध करने से क्या होगा, केवल घर में थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा. एंड सो द एंग्लिसाइज्ड इंडियन समटाइम्स हैड द वर्स्ट आर बोथ वर्ल्ड्स, द वेस्ट एंड द ईस्ट. कह रहे हैं इसीलिए जो एंग्लिसाइज इंडियन था ना, मतलब एक इंडिया जिसका अब कह रहे हैं कि एंगल्स मतलब ब्रिटिश कल्चर में अब ढल रहा था, इसमें दो दुनिया बन गई थी, एक तो ईस्ट था और एक वेस्ट था ना. द ईस्ट एंड वेस्ट दोनों इंडिया में हो गए, मतलब वेस्ट कौन, जो उन्होंने वेस्ट को अपना लिया, और बहुत सारे लोग अभी ईस्ट हैं, तो ईस्ट एंड वेस्ट दोनों इंडिया में हमें दिखाई देने लगे. राजा राम मोहन राय हैड बीन अट्रैक्टेड टू द वेस्ट. राजा राम मोहन राय पीछे हमने पढ़ा, वो भी वेस्ट से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे. ही टू हैड बीन रिपेल्ड बाय हिंदू प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ. इनका भी हिंदू प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ से बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि रिपेल करते थे, पसंद नहीं करते थे. बट ही वॉज कास्ट इन अ डिफरेंट मोल्ड एंड ही वॉज ऑलवेज एबल टू लुक बीनीथ द अपीयरेंस एंड सी इनटू द ट्रूथ ऑफ थिंग्स. ही सॉ दैट इन द वेस्ट टू क्रिश्चियंस प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस कुड बी वाइडली डाइवर्जेंट. लेकिन वो थोड़े से पढ़े लिखे समझदार थे, वो सारी चीजों को समझते थे, उनको ये पता था कि जो क्रिश्चियन प्रोफेशन है ये भी बहुत, इसकी भी प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट हैं और ये बहुत अच्छी नहीं है. एज फॉर हिंदुइज्म ही वेंट टू द वेदास एंड द उपनिषद, और हिंदुइज्म में ये वेद और उपनिषद को प्रेफर करते थे. मेनी गॉड्स वर नो डाउट मेंशन्ड बट ट्रांसेंडिंग देम ऑल वाज ब्राह्मण. तो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो है गॉड्स का जिक्र किया है, लेकिन सबसे ऊपर इन्होंने ब्रह्मा को माना है. ऑल इज ब्रह्मा ना, तो ध्यान रखिएगा, आई एम ब्रह्मा दैट दाउ आर्ट ना, और हम सब अहम ब्रह्माष्टमी वाला जो एक प्रकार से है वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. These basic affirmations of the Hindu faith had nothing to do with idolatry, caste, sati and the many other foolish, futile or criminal practices and beliefs in the Hindu fold. करें हिंदू में जो देखें तो ये जो अफर्मेशन थे इनका जो आइडोलेट्री थी, मतलब मूर्ति पूजा वगैरह थी, कास्ट था, सती था, छोटे छोटे फ्यूटाइल एंड पुलिस वाले जो चीज थी, क्रिमिनल प्रैक्टिसेस थी, बिलीफ थी, उससे कोई लेना देना नहीं था. बैक देन टू द फाउंट ऑफ हिंदुइज्म द डीप well of its living water should be seen to mix and merge with the springs to other religious also. अब देखते हैं तो ये थोड़ा सा कम पसंद करने वाले और उससे परेशान होने वाले दूसरे रिलीजन की तरफ भी देख रहे थे, तो हमें एक मिक्स ऑफ रिलीजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म सब आ रहे हैं यहाँ पर. In his time, Ram Mohan stood almost alone while the storm of detraction blew around him. अपने समय में राम मोहन केवल अकेले लड़े, सती प्रथा के खिलाफ और कोई लड़ने वाला नहीं था. राम मोहन राय अकेले लड़ने वाले थे, उनके तरफ सारा तूफान था. With a few select friends, he held counsel from time to time on the perennial truths of our religion, and so the Brahma Sabha and Brahma Samaj was founded in 1828. पीछे हमने आपको बताया हर धर्म को ये सम्मान करने वाले थे, तो जो हर धर्म का पेरेनियल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है, उसको ये समझाते थे लोगों को कि भैया देखो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, इस्लाम हो, जो भी हो, इसका ये ट्रुथ है, मेन ये जिस्ट है. और उसी के हिसाब से इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की ना 1828 में, जो है पीछे हमने बताया था. हिज वर्क वाज कंटिन्यूड बाय प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर. उसके बाद इनका ये जो काम था ब्रह्म समाज का, इनके बाद द्वारकानाथ टैगोर ने इसको आगे बढ़ाया. An intrepid figure who also paid a visit to England and his son महर्ष देवेंद्र नाथ टैगोर. कह रहे हैं कि ये एक फिगर थे, कौन थे ये, देवेंद्र नाथ के, मतलब रवीन्द्र नाथ के दादा थे. द्वारकानाथ टैगोर कौन थे, रवीन्द्र नाथ के दादा, मतलब देवेंद्र नाथ के पिता थे. ये दोनों लोग इंग्लैंड भी गए थे. इन इट्स ग्रेट डेज मेंबर्स ऑफ द ब्रह्म समाज वर रिक्वायर्ड टू टेक दीज 7 vows. और उस समय जो ब्रह्म समाज के मेंबर होते थे, जो ब्रह्म समाज को अपनाते थे, उनको 7 कस्में दिलाई जाती थी. जैसे शादी विवाह में 7 कस्में होती है ना, आजकल तो रील्स चल रहा है 8वां कसम का, आजकल 8वां कसम का रील चल रहा है ना. तो आइए देख लेते हैं क्या क्या कस्में, वादे और प्यार वफा है, देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग.
पहला है बाय लविंग गॉड एंड परफॉर्मिंग द वर्क्स विच ही लव्स, आई विल वर्शिप गॉड द क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर, द गिवर ऑफ सॉल्वेशन, द ओमनीशिएंट, द ओमनीप्रेजेंट, द ब्लिसफुल, द गुड, द फॉर्मलेस, द वन ओनली विदाउट अ सेकंड। कह रहे हैं कि पहला कसम ये दिलाई जाती थी कि बाय लविंग गॉड एंड परफॉर्मिंग द वर्क्स विच ही लव्स, कह रहे हैं कि मैं केवल ईश्वर से प्रेम करूंगा और ईश्वर के द्वारा दिए गए कार्य जो हैं उसी से प्रेम करूंगा। आई विल वर्शिप गॉड, मैं ईश्वर की पूजा करूंगा। द क्रिएटर, गॉड जो है, जो हमारा निर्माता है, उसकी पूजा करूंगा। प्रिजर्वर, जो हमें बचाता है, हमारा संरक्षक है। डिस्ट्रॉयर, जो नष्ट करता है। द गिवर ऑफ साल्वेशन, जो मोक्ष देता है, मोक्ष दाता है। द ओमनीसिएंट, जो हर जगह प्रेजेंट है। द ओमनी हर कुछ जानता है। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है। जो ब्लिसफुल है, जो गुड है। जो फॉर्मलेस है, जिसका कोई रूप नहीं है। एंड द वन ओनली विदाउट अ सेकंड, और जो अपने मात्र में, अपने आप में एक है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। तो सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, ऐसे कुछ था ना। दूसरी कसम क्या दिलाई जाती थी? आई विल वर्शिप नो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट एज द क्रिएटर ना। कह रहे हैं कि मैं किसी भी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को क्रिएटर के तौर पर नहीं पूजूंगा। मतलब क्रिएटेड ऑब्जेक्ट मतलब कोई मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री वगैरह मैं नहीं करूंगा। ये भी एक कसम दिलाई जाती थी। तीसरी, एक्सेप्ट द डे ऑफ सिकनेस आर tribulations every day, the mind being under undisturbed, I will engage in love and veneration of God। कह रहे हैं बहुत बीमार होने पर या दिमाग बहुत डिस्टर्ब होने के अलावा अगर मैं ठीक ठाक हूं तो मैं हर दिन ईश्वर से प्रेम और उसकी पूजा करूंगा, उसका सम्मान करूंगा। आई विल एक्सर्ट माई सेल्फ टू परफॉर्म राइचस डीड्स, और मैं हमेशा अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा, उसी में अपनी एनर्जी लगाऊंगा। आई विल बी केयरफुल टू कीप माई सेल्फ फ्रॉम विशियस डीड्स, और मैं गंदे काम से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करूंगा। मैं सावधान रहूंगा कि मैं अपने आप को गंदे कार्यों से दूर रखूं। इफ थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन, अगर इच्छाओं के प्रभाव में आकर के आई हैव कमिटेड एनी वॉइस, अगर मैं कोई गलती कर बैठता हूं, कोई पाप कर बैठता हूं, तो आई विल विशिंग रिडेम्पशन फ्रॉम इट, तो मैं इससे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करूंगा। बी केयरफुल नॉट टू डू इट अगेन, और फिर ये जीवन में न करूं, इसका मैं ध्यान रखूंगा। एवरी ईयर एंड ऑन द ओकेजन ऑफ एवरी हैप्पी डोमेस्टिक इवेंट आई विल बिस्टो गिफ्ट्स अपॉन द ब्रह्म समाज, हर साल और घर में अगर कोई हैप्पीनेस वाली चीज होगी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस वाली, तो मैं ब्रह्म समाज को गिफ्ट दूंगा। ग्रांट मी ओ गॉड, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, पावर दीजिए, टू ऑब्जर्व द ड्यूटीज ऑफ दिस ग्रेट फेथ, कि मैं ऊपर जो फेथ दिया हुआ है इस कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। ये उनसे संकल्प पत्र पढ़ाया जाता था, ये संकल्प उनसे कराया जाता था। कौन? जो ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते थे। A great event in the history of Brahma Samaj was the meeting of Debendranath and Kesab Chandra Sen in 1857। ब्रह्म समाज में एक बहुत बड़ा दिन आया जब एक बार देवेंद्रनाथ से मुलाकात हुई केशव चंद्र सेन की 1857 में। फॉर द नेक्स्ट 10 years द टू वर्क टुगेदर, अगले 10 साल तक दोनों ने साथ में काम किया। एंड द ब्रह्म समाज वाज अ पावर इन बंगाल, बंगाल में ब्रह्म समाज का एक हस्ती थी। द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ द रिलीजियस एंड द कल्चरल रेनेसा, और बंगाल में जो कह सकते हैं कल्चरल रेनेसा था, रिलीजियस रेनेसा था, उसका एक मीटिंग पॉइंट ब्रह्म समाज था। बट केशव वॉज मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टू क्राइस्ट एंड हिज गॉस्पेल, लेकिन केशव का ध्यान ज्यादातर क्राइस्ट और उसके जो गॉस्पेल्स हैं उनमें था। दो ही ऑलवेज गेव इट हिंदू ट्विस्ट, हालांकि हमेशा घुमा फिरा के उसको हिंदू बना देते थे। एंड दिस इन टाइम ब्रॉट अबाउट अ स्प्लिट इन द ब्रह्म समाज, और इसी की वजह से ब्रह्म समाज में दो फाड़ हो गया ना, स्प्लिट हो गया। केशव ऑर्गेनाइज्ड हिज ओन चर्च इन 1866, केशव ने 1866 में अपना खुद का एक चर्च ऑर्गेनाइज किया विद द हेल्प ऑफ हिज कजिन प्रताप चंद्र मजूमदार। इनके एक कजिन थे प्रताप चंद्र मजूमदार, उनकी सहायता से इन्होंने अपना एक खुद चर्च जो है डेवलप किया। वाइल द पेरेंट बॉडी कंटिन्यूड, और पेरेंट बॉडी वही थी, ब्रह्म समाज थी, उसका एक जो है पार्ट बना दिया जिसको नाम इन्होंने अपना खुद का चर्च बनाया। फर्स्ट एज, पहले इसका नाम क्या रखा था जो अलग से बनाया, इसका नाम रखा था आदि ब्रह्म समाज।
आदि ब्रह्म समाज इसका नाम रखा था, एंड लेटर एज साधारण ब्रह्म समाज, बाद में इसी का नाम चेंज करके साधारण ब्रह्म समाज बना दिया। ऑन कंजर्वेटिव लाइंस विथ देवेंद्र नाथ आनंद मोहन बोस, a Cambridge wrangler and the journalist अक्षय कुमार दत्त as its leading spirit। कह रहे हैं कि दूसरी तरफ देखें तो जो कंजर्वेटिव वाले थे देवेंद्र नाथ जो है, उन्हीं आनंद मोहन थे, अक्षय कुमार दत्त थे, ये सब दूसरे तरफ लीडिंग लीडर थे उस समय। In still later times, the poet Tagore himself tried to close the ranks between the different wings of the समाज। बाद में टैगोर ने ही, जो पोएट टैगोर हमारे हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज के जो अलग अलग विंग्स हैं इनके बीच में जो डिफरेंशिएशंस है इसको कम करने की कोशिश करी है, बट विदाउट एनी मटेरियल सक्सेस, हालांकि इनको सफलता नहीं मिली। जस्ट बाय मेयर नंबर्स नीदर द ओरिजिनल ब्रह्म समाज नॉर एनी ऑफ इट्स सबसेक्ट्स हैड what may be called an impressive following either in Bengal or in the rest of India, but many of the leaders of the community were Samajists of one or another hue, and thus the Samaj may be truly said to have played a vital role in Bengal's cultural history during the 19th century। कह रहे हैं ब्रह्म समाज ऐसे डिवाइड हो गया, नंबर में भले चाहे जितना हो लेकिन समाज ये बट गया अलग अलग सेक्ट्स इसके, न तो ब्रह्म समाज न तो इसके अलग जो ग्रुप बने आदि समाज जो है, ये सब, इन सब ने बंगाल में कोई प्रभाव नहीं डाला, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, बस इतना था, इससे जो जुड़े हुए लोग थे वो थोड़े समाजिस्ट हो गए, समाज के लिए काम करते थे। तो 19th सेंचुरी बंगाल देखें तो ज्यादा हमें समाजिस्ट दिखता है। Raja Ram Mohan Rai had started on several fronts the great task of national reconstruction, and different men were destined to follow his lead in the different directions। राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी चीजें शुरू की देश के लिए और बहुत सारे लोगों ने उसको बाद में फॉलो किया। Thus ईश्वरचंद विद्यासागर became the most determined social reformer after राम मोहन राय। अब अगर हम राम मोहन राय के बाद देखें तो भारत में सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर कौन था? ईश्वरचंद विद्यासागर। स्कॉलर, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, एंड अ कंट्रोवर्शियलिस्ट ऑफ इमिनेंस, एन इंटेलेक्चुअल ग्लैडिएटर whom no adversary could overawe or overcome in argument। कह रहे हैं इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, इतने इंटेलेक्चुअल थे कि आर्गुमेंट्स में कभी इनसे कोई जीत नहीं पाया। Likewise, the task of religious regeneration was taken up by केशव चंद्र सेन। और इसी प्रकार से जो केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने रिलीजियस रीजनरेशन को शुरू किया। Though the vision of the modern age with its multitude of claim and activities, said Rabindranath Tagore, shone clear before his eyes, and it was he who truly introduced it to his country before that age itself completely found its own mind। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो विद्यासागर साहब थे, he sincerely felt that Christianity was not incompatible with the spirit of Hinduism, and he felt also a close understanding between India and England was possible। तो इनका मानना था जो है केशव चंद्र का, नॉट विद्यासागर, केशव चंद्र का मानना ये था कि हम रिलीजन से इंडिया और इंग्लैंड में एक क्लोज अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। ही वॉज एन इम्पैशेंट स्पीकर एंड हिज ओरेटरी मेड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिज हियरर्स इन इंडिया एज वेल एज इंग्लैंड। ये काफी अच्छे वक्ता थे केशव चंद्र दत्त, इंडिया और इंग्लैंड में इनके काफी श्रोता थे, काफी इनके फॉलोअर्स थे। आफ्टर केशव्स विजिट टू इंग्लैंड इन 1870, और माना जाता है कि 1870 में जब केशव जो है इंग्लैंड गए थे तो वहां मैक्स मुलर जो थे, मैक्स मुलर थॉट दैट केशव वाज अ सॉर्ट ऑफ मार्टिन लूथर। मैक्स मुलर को लगा केशव एक प्रकार से मार्टिन लूथर है, मार्टिन लूथर जो रिलीजियस कन्वर्जन के माहिर माने जाते थे फॉर आवर टाइम्स, एंड वाज स्ट्रक बाय फैक्ट दैट हिज नेम हैड बिकम ऑलमोस्ट हाउस होल्ड वर्ड इन इंग्लैंड। और उनको आश्चर्यचकित हुआ कि केशव के नाम इंग्लैंड के घर घर में लोग जानते थे, तो इनको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सबको कन्वर्ट कर दे। हाउ एड्रेटली केशव ट्राइड टू फोर्स द लिंक्स बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया एंड क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म मे बी सीन फ्रॉम दीज फ्यू एक्सट्रैक्ट। उन्होंने हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिज्म को मिलाने की कोशिश करी, क्रिश्चियनिटी को उन्होंने जो है इंडिया और इंग्लैंड को लिंक करने की कोशिश करी अपने डॉक्ट्रिन्स के थ्रू। फिलहाल केशव की बात करें तो केशव कुड आल्सो स्पीक इन अनदर स्ट्रेन
paint a vivid picture of the sorrowing East and prepompterly call Europe to order. His lecture on Asia's message to Europe. तो एक अंडरलाइन कर लीजिए, इनकी एक लेक्चर था, लेक्चर का नाम था एशियाज मैसेज टू यूरोप, जो कि 1883 में इन्होंने दिया था। और इनके जीवन के अंतिम समय में वो माना जाता है कि इनकी ओरेटरी का पूरा पावर, अगर आपको देखना कितने अच्छे ओरेटर थे, तो एशियाज मैसेज टू यूरोप को देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। दिस इज नो डाउट द स्टाइल ऑफ एन अर्लियर डे, बट इन हिज टाइम केशव सीम्स टू हैव क्रिएटेड अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन हिज hearers. He was boldly classed with Gladstone and Gambetta. इनकी तुलना उस समय ग्लैडस्टोन और गैम्बटा से की जाती थी। एंड रेवरेंड जोसेफ कुक, और यहां तक जोसेफ कुक ने डिक्लेयर एक बार किया था, क्या कहा था कि ही इज एन ओरेटर बॉर्न नॉट मेड। एक ऐसे ओरेटर थे जो ओरेटर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ही हैज अ स्प्लेंडिड फिजिक, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैपेसिटी ऑफ सडन हीट एंड tremendous impetuosity and lightning like swiftness of thought and expression। तो इनकी ओरेटरी के बहुत बड़े जो है फैन थे कौन? जोसेफ कुक, रेवरेंड जोसेफ कुक। आइए अब देखते हैं। Such was Keshav Chandra Sen, one of the most remarkable men produced during the ferment of 19th century. A not less important figure was the Hindu leader from the Punjab। पंजाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू लीडर थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। आपने पढ़ाई होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती भी एक बड़े इंपॉर्टेंट हिंदू लीडर थे उस समय के, 1824 से 1883 तक। द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखना, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब हिस्ट्री की चीजें हैं, आपने पढ़ी होंगी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने करी। The leaders of the Brahma Samaj had in their different ways tried to effect a marriage of India and the West, to build a bridge between Hindu spirituality and Christian thought, to gain in short the best of both worlds. Dayanand Saraswati, however, wanted only a return to Hinduism in pristine Vedic simplicity, clarity and spirituality, and asked for a determined elimination of the accumulated aggression of the ages। जहां हम देखते हैं ब्रह्म समाज हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी को मिला करके एक नए रास्ते की तलाश में थे, दुनिया को एक नया तरीका देना चाहते। दयानंद का कहना था कि हमें हिंदुइज्म की तरफ जाना है, हमारे जो पुराने वैदिक सिंप्लिसिटी है, क्लैरिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, उसकी तरफ जाना है। और आज तक हमने जो इकट्ठा किया है उसको हमें यहाँ छोड़ना नहीं है, उसकी तरफ हमें फिर से जाना है। अर्थात कुल मिला जुला कर कहें तो दयानंद जो है वो हिंदुइज्म के बिल्कुल फॉलोअर थे, वो हिंदुइज्म को ही मानते थे, ब्रह्म समाज की तरह नहीं थे, राम मोहन राय की तरह नहीं थे। तो चलिए आज के लिए बस यही करते हैं, कल अब हम लोग पढ़ेंगे, काफी टाइम हो गया है। पेज नंबर 45 पे हम लोग हैं, कल से यहां से पढ़ेंगे। पेज नंबर 45 है ये, और इसमें पीडीएफ में हमारा पेज नंबर 61। तो 45 61 याद रखिएगा, कल से हम लोग यहां से पढ़ेंगे ना। दयानंद सरस्वती को थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। दयानंद सरस्वती को कल हम लोग पढ़ लेंगे ना। तो चलिए, गर्मी भी बहुत है। सी यू अगेन टुमारो, कल फिर मिलेंगे आपसे 4:30 पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट यू ऑल, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।